एक ही शरीर में विद्यमान नर और नारी। ऑस्ट्रिया की एक खिलाड़ी युवती एरिका का लिंग परिवर्तन ऐसे ही हुआ था। 1966 में जब वह 18 वर्ष की थी, बर्फ पर फिसलने की ओलंपिक प्रतियोगिता में वह विश्व चैंपियन बन गई थी। 1967 में पुनः वह प्रतियोगिता में भाग लेने की तैयारी कर रही थी। उसी बीच में सभी प्रतियोगिताओं के साथ उसकी भी शारीरिक जांच हुई। तब डॉक्टरों ने बताया कि तुम्हारे भीतर का पुरुष व्यक्तित्व विकसित हो चुका है। एरिका खिलाड़ी थी, साहस उसमें भरपूर था। उसने विचार किया कि इस स्थिति में लड़की ही बने रहने पर जीवन में अनेक कठिनाइयां आएगी। एक कठिनाई तो सामने ही थी। उसे यह कहकर प्रतियोगिता में भाग लेने से रोक दिया गया कि डॉक्टरी रिपोर्ट के नतीजों के आधार पर अब तुम्हें लड़कियों वाली प्रतियोगिताओं में सम्मिलित होने के लिए अयोग्य ठहरा दिया गया है। एरिका ने अपना ऑपरेशन कराने का निर्णय कर लिया। 7 महीनों तक ऑपरेशन और उपचार का क्रम चला। इसके बाद उसकी अस्पताल से छुट्टी हुई। अब वह एरिक नाम का एक पूर्ण विकसित लड़का था। नया जीवन वह उसी कुशलता से जीने लगा। उसने रीनेट नामक एक लड़की से 1975 में विवाह किया। 1976 में एरिक एक बच्चे का पिता बन गया। अपनी पत्नी और संतान के साथ वह ऑस्ट्रिया के सेंट अर्बेन शहर में सुखी गृहस्थ जीवन जी रहा है और एक होटल तथा बर्फ में फिसलने का प्रशिक्षण देने वाला एक स्कूल चला रहा है। अपने देश में सोलन शहर के निवासी जियालाल सुनार की तीसरी लड़की सुनीता के 4 वर्ष की उम्र में ऑपरेशन के उपरांत पुरुष बन जाने की घटना ताजी है। सितंबर 78 के प्रारंभ में उसका ऑपरेशन 6 डॉक्टरों ने किया। 4 वर्ष की थी। डॉक्टरों ने देखा कि उसके मूत्र मार्ग को पुरुषों के मूत्र मार्ग में बदलना एक ऑपरेशन द्वारा संभव है। दूसरे सभी लक्षण उसमें पुरुष के ही विद्यमान थे। ऑपरेशन के बाद सुनीता लड़का हो गई। आत्मा न स्त्री है न पुरुष, यह इस घटना से स्पष्ट हो जाना चाहिए। जीव सत्ता जिस प्रकार की इच्छा आकांक्षा करती है उसी के अनुरूप नया शरीर मिलता है। भारतीय दर्शन की यह मान्यता है। अचेतन मन में व्यक्ति जिसका विश्लेषण अपने आप भी नहीं कर सकता, यदि इस तरह की आकांक्षा प्रबलतम रूप में घुमड़ रही हो तो यह परिवर्तन इसी जीवन में परिलक्षित हो जाता है। 1934 में प्रकाशित अपनी उपलब्धियों के प्रसंग में फ्रांसीसी सर्जन डॉक्टर एम्ब्रोज पारे और मांतेग्ने ने जार्मे गार्नायर नामक एक 15 वर्षीय लड़की के एकाएक पुरुष योनि में बदल जाने की घटना का उल्लेख किया है। जार्मे गार्नायर का जन्म विट्रीले, फ्रांस में हुआ। वह प्रायः सुअर चराने का काम करती थी। 15 वर्ष की आयु में एक दिन वह जंगल में सुअर चरा रही थी। उसके सुअर किसी किसान के खेत में घुस गए। खेत के किनारे किनारे ऊंची खाई थी। जार्मे गार्नायर को पता चला तो वह भागी और रास्ते में पड़ रही खाई को लांघने के लिए जोर से कूदी। कूदने पर उसे पेड़ों में जोर का धक्का लगा, जिससे उसे यह जान पड़ा मानो उसकी आंतें फटकर बाहर निकल पड़ी हों। लड़की दर्द से चीख उठी। कुछ लोगों ने उसे उठाकर घर पहुंचाया। डॉक्टरों को बुलाया गया। उन्होंने परीक्षा की और बड़े आश्चर्य के साथ घोषित किया कि लड़की लड़का बन गई है। डॉक्टर ने निरीक्षण करके बताया कि उसके पेड़ों में पुरुष जननेंद्रिय का विकास काफ़ी दिनों से हो रहा था। डॉक्टरों ने इस बात पर आश्चर्य किया कि मनुष्य शरीर की मूलभूत इकाई में दोनों प्रकार के गुणसूत्र किस प्रकार पाए जाते हैं। इस घटना से सारे नगर में तहलका मच गया और वहाँ एक विशेष गीत गाया जाने लगा, जिसका यह अर्थ होता था, जोर से मत उछलो नहीं तो लड़का बन जाओगी।
इस घटना के बाद जार्मे गार्नायर का एक पादरी द्वारा विधिवत नाम संस्कार कराया गया और तब वह जर्मे मेरिया हो गया। इंग्लैंड से छपने वाले साप्ताहिक पत्र पियर्सन में एक लेख छपा जिसका शीर्षक कुमारी कॉपकोवा से श्री कॉबेक है। कुमारी जेंकन कॉपकोवा चेकोस्लोवाकिया की प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी थीं। यौवन में प्रवेश करते समय नारियों के विशेष लक्षण उभरते हैं, पर इनके साथ उल्टा ही हुआ। प्रारंभ में स्तन थे, वे छोटे होने लगे। पेड़ों में उन्हें प्रायः दर्द हुआ करता। डॉक्टरों को दिखाने पर पता चला कि उसके शरीर में पुल्लिंग विद्यमान है। तब उसने अपना ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन में कोई कष्ट नहीं हुआ और वह विधिवत स्त्री से पुरुष बन गई। यह घटनाएं यह बताती हैं कि मनुष्य के शरीर का विकास करने वाला पहला कोष सेल स्त्री पुरुष दोनों की संभावनाओं से परिपूर्ण था। लिंग वाले लक्षण बीज जीन्स में से पहले एक उभार में आया, पीछे दूसरे ने उभार कर लिया और उस मनुष्य ने इसी शरीर में यौन परिवर्तन कर लिया। अनेक बार शारीरिक दृष्टि से यौन परिवर्तन नहीं होता, शरीर पुरुष का ही रहता है, पर गुणसूत्र क्रोमोसोम्स स्त्री के गुणों वाले विकसित हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में पुरुष शरीर में रहने वाली चेतना भी स्त्रियों जैसे काम करती रहती है। उसे उसी में अच्छा लगता है। कदाचित यह पद्धति बदलनी पड़े तो उसमें उसे दुख होता है। ऐसी अनेक घटनाएं मिस्ट्रीज ऑफ सेक्स नामक पुस्तक में श्री C.J.S. टॉमस द्वारा दी गई हैं। पेरिस के एक सरकारी पदाधिकारी में यह गुण असाधारण रूप में था। वह अपनी ड्यूटी के घंटों के अतिरिक्त जब घर में होता तो प्रायः हमेशा ही स्त्रियों के कपड़े पहनता, वैसे ही बातचीत करता। मुख के हाव भाव भी बिल्कुल स्त्रियों जैसे ही होते। 1926 में वह कई दिन तक घर से बाहर नहीं निकला। तब पुलिस ने संदेह में घर का ताला तोड़ा। उसने आत्महत्या कर ली थी। मृत्यु के कारणों का तो पता नहीं चला, पर छत से लटकने तक वह जो वस्त्र पहने था उनसे नारी वृत्ति का गहरा परिचय मिलता था। अन्य वस्त्रों की बात तो दूर रही, उसने अंडरवियर और मोजे दस्ताने भी स्त्रियों के ही पहने थे। बाल भी वह स्त्रियों जैसे ही सजाए हुए था। 1923 में अमेरिका में एक दुर्घटना घटी। टैस्मर नामक दंपत्ति पर किन्हीं बदमाशों ने आक्रमण कर दिया। आक्रमणकारियों में एक स्त्री भी थी जिसे श्रीमती टैस्मर ने पहचान लिया। प्रयत्न करने पर पुलिस ने एक शोफर और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार स्त्री को श्रीमती टैस्मर ने भी पहचान लिया। जेल में रह रही वह स्त्री तब लोगों के आश्चर्य का कारण बनी जब लोगों ने देखा कि उसकी दाढ़ी मूछें निकलनी आरंभ हो गई हैं। पुलिस ने जांच की तो पता चला वह बदमाश पुरुष है। उसे स्त्री वेश हाव भाव इतने पसंद थे कि वह छोटी अवस्था से ही स्त्रियों जैसा रहता। इस पर घर वालों ने उसे निकाल दिया। 1912 में उसने इंडियाना के एक पुरुष से विवाह कर लिया। उसका स्वर बिल्कुल स्त्रियों जैसा था, इसलिए उसे कई बार स्त्रियों के मध्य गाने का अवसर भी मिला। 12 वर्ष बाद उसने एक लड़की से भी विवाह कर लिया। इस पर उसका पति नाराज हुआ, पर बाद में तीनों साथ साथ रहने को सहमत हो गए। टॉमस नामक लेखक ने इस व्यक्ति के संबंध में लिखा है, उसमें पुरुषत्व के कोई भी लक्षण नहीं थे। इंग्लैंड की बेबी जेम्स तो इतिहास की एक मनोरंजन घटना बन गई। बेबी जेम्स को पुरुषत्व के हाव भाव बहुत पसंद थे। उसने अपना स्त्रीत्व आजीवन छिपाए रखकर हॉस्पिटल में डॉक्टर का काम किया। कॉलेज के दिन भी उसने पुरुष वेश में ही बिताए। 1819 में वह स्टाफ सर्जन के रूप में भर्ती हुई और
उन्नति करते हुए 1851 में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, 1858 में इंस्पेक्टर जनरल के उच्च पद तक पहुंची। जब उसकी मृत्यु हुई तब जाकर पता चला कि आजीवन पुरुष का सफल अभिनय करने वाला इंस्पेक्टर जनरल पुरुष नहीं, स्त्री था। इतिहास के यह पृष्ठ हमें यह सोचने के लिए विवश करते हैं कि शरीर का आत्मा के लिए कोई महत्व नहीं। चेतना मन और विचार है और वह इच्छा अनुसार स्त्री या पुरुष हो सकता है। इच्छाएं यदि अविकसित रहें तो परिवर्तन एक शरीर में से ही दूसरे शरीर में हो सकता है। कुछ समय पूर्व अमृत बाजार पत्रिका में एक समाचार छपा था कि हैदराबाद सिंध की शेरपुर रियासत में गंबात के पास के एक छोटे से गांव में काबू नामक 18 वर्षीय लड़का अचानक लड़की हो गया। इसे अब स्त्रियों की तरह मासिक धर्म भी होने लगा है और वह स्त्री के समान गर्भ धारण करने की क्षमता से भी परिपूर्ण है, जबकि जन्म से उसके शरीर में ऐसी कोई संभावना न थी। विकासवाद में अंगों और जंतुओं के लुप्त होकर दूसरे जीवों में क्रमिक रूप से विकसित हो जाने की समय सारणियां ही लंबी हैं। कई परिवर्तन तो 1-1 लाख वर्ष में होते पाए गए हैं, जिनकी सत्यता कभी प्रमाणित नहीं हो सकती। उस समय का कोई जैविक बायोलॉजिकल इतिहास उपलब्ध न होने से यह नहीं कहा जा सकता कि विकास की कल्पना सत्य होगी ही। हड्डियों और ढांचों के बारे में समय संबंधी मान्यताएं गलत भी हो सकती हैं, पर यह प्रत्यक्ष घटनाएं तो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि आत्मचेतना अपने आप में विलक्षण शक्ति है और वह इच्छा अनुसार शरीर धारण करने में समर्थ है। कई बार इच्छाएं स्वयं अनिर्णीत रह जाती होंगी और इस तरह वह ऐसे गुणसूत्रों में फंस जाती होंगी जिनमें स्त्री व पुरुष दोनों के वंश बीज विद्यमान रहते होंगे। शरीर में आकस्मिक परिवर्तन इसी आधार पर होना संभव है। नील्स होपर ने मैन इनटू वुमेन नामक ग्रंथ में ऐसी अनेक घटनाएं प्रस्तुत की हैं और अपनी सम्मति देते हुए लिखा है, यह घटनाएं सचमुच मानव जीवन के अस्तित्व को और भी रहस्यपूर्ण बनाती हैं। लगता है कोई ऐसी सत्ता प्रकृति में काम कर रही है जो अपने आप व्यक्त होने में समर्थ है। उसका स्वरूप और शरीर विचारमय ही हो सकता है। ऐसी घटनाएं भारतीय संस्कृति के इतिहास में भी कम नहीं हैं। महाभारत में शिखंडी के स्त्री से पुरुष में परिवर्तित होने का वर्णन आता है। पांचाल नरेश द्रुपद को रुद्र के आशीर्वाद से एक कन्या हुई। रुद्र की आज्ञानुसार राजा द्रुपद और उनकी रानी के अतिरिक्त यह भेद और किसी को भी प्रकट नहीं हुआ। शिखंडी का पालन पोषण राजकुमारों की तरह ही हुआ। युवावस्था में पदार्पण करते ही राजा द्रुपद ने शिखंडी का विवाह दशार्ण के सम्राट हिरण्यवर्मा की पुत्री से कर दिया, किंतु राजकुमारी को शिखंडी के संपर्क में आते ही पता चल गया कि वह स्त्री है। उसने यह बात अपने पिता तक पहुंचा दी। शिखंडी को इस बात का पता चला तो उसने दुखी होकर गृह परित्याग कर दिया। वह वन में जाकर तप करने लगा। तप करते हुए शिखंडी की व्यथा स्थूणा कर्ण नामक यक्ष को मालूम हुई। उसने शिखंडी की शल्य चिकित्सा की और उसे पुरुष बना दिया। सूर्यपुत्र वैवस्वत मनु के पुत्र का नाम सुद्युम्न था। सुद्युम्न एक बार जंगल की ओर गए। वहां शिव और पार्वती एकांतवास में थे। सुद्युम्न की उस समय स्त्रियों की तरह काम वासना भड़की। यो पौराणिक कथा यह है कि शिव ने शाप देकर उसे स्त्री बना दिया, पर ऐतिहासिक तथ्य यह है कि शिव ने औषधि द्वारा उसके प्रसुप्त नारित्व के लक्षणों को जागृत कर दिया था। इससे वह लड़की बन गया और उसका नाम इला पड़ गया। महान सौंदर्यशाली राजकुमार पुरुरवा का जन्म इस यौन परिवर्तित इला के गर्भ से ही हुआ था।
ये पौराणिक कथाएं पढ़कर लोग भारतीय धर्म और उसकी आख्यायिकाओं को कल्पना की विलक्षण उड़ान कहकर हंसते और टालते हैं। पर जब वही बात विज्ञान और वर्तमान प्रमाणों के द्वारा सत्य होती दिख पड़ती है, तब वेदों और पुराणों की वैज्ञानिकता को स्वीकार नहीं किया जाता। वही बातें भारतीय संस्कृति और अध्यात्म के लिए अंधविश्वास बन जाती हैं, जबकि विज्ञान के लिए सत्य और तथ्य। बातें दरअसल दोनों एक ही हैं। इंग्लैंड में मिडिल ग्रेट स्ट्रीट यारमाउथ नगर की दो बहनों की घटना विलक्षण है। एक का नाम था मार्जोरी और दूसरे का डेजी फेरो। मार्जोरी तब 13 वर्ष की थी और एक आर्ट कॉलेज में पढ़ती थी। तभी उसे अपनी आवाज़ कुछ भारी और शरीर में विचित्र परिवर्तन से अनुभव हुए। विवश होकर उसे डॉक्टरों की शरण लेनी पड़ी। डॉक्टरों ने उनके शरीर में पुरुषत्व के लक्षण उभरते देखे। लंदन के एक अस्पताल में उसकी चिकित्सा हुई और वह लड़की से लड़का बन गई। अब उसका नाम मार्क रखा गया। मार्क और डेजी फेरो कुछ दिन भाई बहन की तरह रहे, पर इसी बीच मार्क वाली शिकायत उससे भी उठ खड़ी हुई और उसका भी डॉक्टरों को ऑपरेशन करना पड़ा। मार्क की तरह डेजी फेरो भी लड़का बन गई। उसका नाम डेविड रखा गया। दोनों बहनें दो भाई हो गए और दोनों ने बाद में पुनः लड़कों के स्कूल में साथ साथ शिक्षा ग्रहण की। इस घटना के पीछे भी वही रहस्य है जो उन पौराणिक घटनाओं के पीछे थी। इन्हें कोई भी व्यक्ति अंधविश्वास नहीं कहता, क्योंकि यह आधुनिक है। यदि ये घटनाएं सत्य हैं, तो भारतीय अध्यात्म की आख्यायिकों को भी सत्य ही मानना पड़ेगा। पुराण काल विज्ञान के विकास का चरम काल था। उस समय इन घटनाओं द्वारा वही बातें प्रमाणित की गई थीं जो आज की जा रही हैं। अमैथुनी सृष्टि वस्तुतः आत्मचेतना का यथार्थ इतिहास है। उसमें गहन आध्यात्मिक रहस्यों का प्रवेश है, जिन्हें विज्ञान क्रमशः खोलता जा रहा है। यौन परिवर्तन, कृत्रिम गर्भाधान। समाचार पत्रों में छपी कुछ और घटनाएं इस प्रकार की हैं। कैलाश नगर अगरतला निवासी एक क्लर्क की 6 वर्षीय पुत्री सुमित्रा के शरीर में काफ़ी दिन से ही विलक्षण शारीरिक परिवर्तन के चिन्ह प्रकट हो रहे थे। पिता ने अस्पताल में परीक्षण कराया। डॉक्टरों ने बताया कि बालिका का यौन परिवर्तन हो रहा है। बाद में लड़की पूर्ण लड़का बन गई। नील्स होपर ने अपनी पुस्तक मैन इनटू वुमेन में लिखा है कि ड्रेसडेन, जर्मनी के शल्य चिकित्सक डॉक्टर वार्नेकुत्स ने जिस इनर वेलनर नामक डेनिश चित्रकार को पुरुष से स्त्री बना दिया, उसका वृत्तांत भी कम मनोरंजक नहीं। इनर वेलनर जब 20 वर्ष का था, तभी उसने अपने साथ पढ़ने वाली एक लड़की से गंधर्व विवाह कर लिया। चित्रकार के हाव भाव बहुत कुछ स्त्रियों जैसे थे। यह देखकर पत्नी प्रायः मुस्कुराया करती, पर तब तक उनके दाम्पत्य जीवन के सुख में किसी प्रकार का अंतर नहीं आया। एक दिन इनर को उनकी स्त्री ने हंसी हंसी में अपने कपड़े पहना दिए। इन कपड़ों में इनर बिल्कुल लड़कियों जैसा लगा। पिछले उसे स्त्रियों के वेश में देखकर उसके मित्रों ने उसका नाम भी स्त्रियों जैसा रख दिया। अब वह लिली नाम से पुकारा जाने लगा। यह नाम मानो उसके लिए ही चुना गया था। अंत तक वह स्थायी रह भी गया, क्योंकि उसके भीतर सचमुच एक नारी का व्यक्तित्व छिपा था। समय बीतने के साथ साथ वह लक्षण और स्पष्ट होता गया। उसकी मानसिक प्रक्रियाएं तो तेजी से नारी के स्वभाव में बदलती गईं। उसे अपने ही यौन अंगों के प्रति विलक्षण आकर्षण होता। इसे कुछ लोग उसकी मूर्खता और वहम बताते। कई शल्य चिकित्सकों ने तो उसे मूर्ख कहकर अपने यहाँ से भगा भी दिया। वर्तमान विज्ञानवेत्ताओं का ध्यान प्रकृति की इस विलक्षणता की ओर गया होता कि
उसके प्रत्येक कण में पुरुष और नारी भाव छिपा पड़ा है, तो वे विकासवाद को यूं ही गले का हार न बनाते। वे यह भी सोचते कि जिस प्रकृति में विलक्षण सत्यों के लिए स्थान है, वह स्वतंत्र पुरुष या स्त्री का अमैथुनी निर्माण भी कर सकती है। फरवरी 1930 में इनर की अवस्था बहुत गंभीर हो गई। उसने आत्महत्या करने तक का निश्चय किया। सौभाग्य से इन्हीं दिनों ड्रेसडेन के डॉक्टर वार्निकुत्स पेरिस आए हुए थे, सो इनर के कई मित्रों ने उनसे परीक्षण कराने की सलाह दी। इनर ने ऐसा ही किया। वार्निकुत्स ने उसके शरीर की परीक्षा करके बताया कि उसके शरीर के भीतर स्त्री और पुरुष दोनों के ही लक्षण हैं, पर दोनों में से पूर्ण विकास के लिए किसी को भी अवसर नहीं मिल रहा है। इसलिए यह कष्टपूर्ण स्थिति है। स्त्री होने की संभावनाएं अधिक थीं। वार्निकुत्स ने उसे बर्लिन जाकर प्रोफेसर गेबहार्ट के पास शल्य चिकित्सा की सलाह दी। इनर बर्लिन चला गया। वहाँ उसका कठिन ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के कुछ ही समय बाद उसकी आवाज़ विलक्षण ढंग से बदलने लगी। अब उसकी आवाज़ कोमल और सुरीली हो रही थी। ऑपरेशन से उसकी पुरुष योनि स्त्री योनि में बदल ही चुकी थी। कुछ ही महीनों में उसके स्तन भी उभर आए और इस तरह एक अच्छा हष्ट पुष्ट युवक कोमल भोली भाली स्त्री में बदल गया। प्रकृति की इस विलक्षणता पर वैज्ञानिक कुछ भी प्रकाश डालने में असमर्थ हैं, पर अब वे यह स्वीकार करते हैं कि प्रकृति में कोई विलक्षण मानसिक चेतना काम कर रही है और वह अपने आप ही ऐसी विलक्षण जीव और शरीर उत्पन्न करती रहती है। संभव है आरंभ में मनुष्य का आविर्भाव भी ऐसी ही अमैथुनी स्थिति में हुआ हो। इसी प्रसंग में अर्धनारीश्वर के रहस्यों पर अलग प्रकाश डाला जाएगा, जिसमें प्रकृति की सर्वशक्तिमत्ता का और भी विलक्षण प्रतिपादन होगा तथा उसमें ऐसे पुरुषों के उदाहरण भी पढ़ने को मिलेंगे जिन्हें स्त्रियों के समान ही मासिक धर्म भी होता था और जो दूध भी दे सकने की स्थिति में थे। मनुष्य अपने आप में पूर्ण है। इन घटनाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मनुष्य अपने आप में पूर्ण है और उसमें नर तथा नारी दोनों का अस्तित्व विद्यमान रहता है, जो समय पाकर कभी भी प्रकट हो सकता है। यह कहा जा सकता है कि नर नारी एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलता। दोनों के बीच का आकर्षण उन्हें घनिष्ठता के सूत्र में बांधता है। इसलिए उन्हें एक दूसरे से पृथक न रहकर साथ साथ रहना चाहिए। यह प्रतिपादन एक सीमा तक ठीक है। माता पिता की सहायता के बिना पुत्र या पुत्री का काम नहीं चलता। बहन भाई के दुलार के बिना घर में उदासी रहती है। परिवार में चाची, ताई, बुआ, भाभी, बहन, बेटी आदि का अपना पक्ष है और बेटे, पोते, भाई, चाचा, ताऊ आदि आदि का अपना। दोनों पक्ष साथ साथ मिलजुल कर एक घर में रहते हैं तो उसमें नर नारी के समन्वय से उत्पन्न एक पूरक स्थिति बनती है और उस द्विपक्षीय स्नेह सहयोग से परिवार का वातावरण खिल पड़ता है। यह तथ्य ऐसा है जिससे इनकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सहयोग हर क्षेत्र में सुखद होता है। नर नारी का सहयोग भी इस दृष्टि से उचित भी है, आवश्यक भी और श्रेयस्कर भी। पर इस प्रतिपादन में कोई सार नहीं कि यौनाचार के लिए नर नारी का सम्मिश्रण हुए बिना, विवाह बंधन में बंधे बिना कोई अपूर्णता रहती है। मनुष्य की क्या, सभी प्राणियों की रचना इस प्रकार की हुई है कि वह अपने आप में पूर्ण है। उनके भीतर रई और प्राण दोनों ही तत्व विद्यमान हैं और वे अपने भीतर ही नर नारी मिलन से जो शक्ति उत्पन्न होने की बात कही जाती है उसे अनायास ही पूरा करते रहते हैं।
नारी पक्ष और नर पक्ष दोनों ही उसके भीतर विद्यमान हैं। उसमें से जो अधिक विकसित हो जाता है, प्रधानता अवश्य उसी स्तर की होती है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि किसी तत्व की ऐसी कमी होती है जिसकी प्राप्ति के लिए नर को नारी से या नारी को नर से कामुक संबंध बनाए बिना काम ही न चले। संसार के निम्नतर जीवधारी प्रत्यक्षतया उभयलिंगी होते हैं। वे अपने आप में ही नर और नारी की दोनों ही विशेषताओं से युक्त होते हैं। उन्हें किसी एक जाति का घोषित नहीं किया जा सकता। वनस्पतियों में भी यही बात होती है। पुष्पों के माध्यम से उनका रजोधर्म होता है। खिलने का अर्थ है गर्भ धारण करने योग्य यौवन का उभार। हवा के साथ उड़कर या मक्खी, तितली आदि कीड़ों के सहारे पुष्पों का पराग एक दूसरे तक पहुंचता है। उससे उनका निषेचन होता है और गर्भ धारण करके फल देने लगते हैं। फलों में उभय पक्षीय पराग पाया जाता है। गर्भधारण करने की और गर्भधारण कराने की भी दोनों ही क्षमताएं उनमें पाई जाती हैं। न्यूनाधिक मात्रा होने की बात दूसरी है, पर सभी पुष्प होते उभयलिंगी हैं। उनके परागों में दोनों लक्षण पाए जाते हैं। प्रयत्नपूर्वक उनके किसी भी पक्ष को उबारा जा सकता है। जिसे आज नारी जाति का पराग कहते हैं, उसमें थोड़ा सा प्रयत्न करके उन्हें नर जाति का बना दिया जाता है। अधिकांश वनस्पतियों में तो दूसरे पौधों का पराग पाने की आवश्यकता ही नहीं होती। उनके भीतर अपने आप ही अंतर्मिलन का उपक्रम बनता रहता है और फल, फूल, बीज उत्पन्न होते रहने की प्रक्रिया चलती रहती है। दूब जैसी घास अपने आप में वंश वृद्धि की दृष्टि से पूर्ण है। उसे इसके लिए किसी बाहरी सहयोग की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनकी लकड़ी काटकर अन्यत्र गाड़ देने पर नया पौधा उग जाता है। गन्ना इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। उसकी हर गांठ में नर नारी के उभय पक्षीय चिन्ह होते हैं और वे अपने पेड़ से अलग होने पर स्वतंत्र वंश वृद्धि करने लगते हैं। गुलाब आदि कितने ही पुष्प जाति के पेड़ पौधे इसी प्रकार के हैं। बरगद, गूलर जैसे वृक्षों की डाली काटकर अन्यत्र लगा देने से नया पेड़ उत्पन्न होने लगता है। वनस्पति जगत प्रायः पूरा ही इस प्रकार का है कि प्रजनन की उभय पक्षीय आवश्यकताएं अपने भीतर से ही उत्पन्न कर लें। एक कोशीय अमीबा जीवधारियों में सबसे पुरातन है। वह अपने शरीर के टुकड़े काट काट कर पृथक करता रहता है और वे स्वयमेव एक स्वतंत्र जीव बनते रहते हैं। यौन आकर्षण को प्रजनन प्रेरणा के नाम से वैज्ञानिक जगत में पुकारा जाता है। उनका कहना है कि स्त्री और पुरुष के बीच जो भावनात्मक आकर्षण पाया जाता है, उसके पीछे प्रकृति की प्रजनन प्रेरणा ही काम करती है। उनकी बात उसी सीमा तक ही ठीक है। इन दो वर्गों में एक में वाम पक्षीय और दूसरे में दक्षिण पक्षीय विद्युत शक्ति काम करती है और वे परस्पर मिलकर वंश वृद्धि का सरंजाम जुटाते हैं। इससे आगे बढ़कर यह कहना गलत है कि एक के बिना दूसरा अपूर्ण है और दोनों जब तक कामुक उद्देश्य से मिलेंगे नहीं, तब तक उनमें अभाव बना रहेगा एवं अतृप्ति अनुभव होगी। यह कहना इसलिए गलत है कि तृप्ति, उल्लास एवं अपूर्णता को पूर्णता में विकसित करने वाले आवश्यक तत्व हर प्राणी में मौजूद हैं। उनमें विकास की समस्त आवश्यकताएं पूरी की जा सकती हैं। मनुष्य भी इनका अपवाद नहीं है। छोटी जातियों की जीवधारियों में अधिकांश उभयलिंगी होते हैं और वे अपनी प्रजनन आवश्यकता आत्मरति से ही पूर्ण कर लेते हैं। इनमें डिंब कीट भी होते हैं और शुक्र कीट भी। एक स्थान से दूसरे स्थान तक रेंग कर वे भीतर ही भीतर निषेचन एवं
गर्भधारण का कार्य पूरा कर लेते हैं और वे जीव बिना दूसरे साथी की सहायता के अपनी वंश वृद्धि एकाकी पुरुषार्थ से करते रहते हैं। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शोध विभाग ने छोटे जलचरों की ऐसी 300 से अधिक जातियां ढूंढ निकाली हैं जो प्रजनन के मामले में पूर्णतया आत्मनिर्भर हैं। जमीन पर रेंगने वाले और उड़ने वाले कीड़ों में भी हजारों ऐसे हैं जिनमें काम सेवन के योग्य अवयव नहीं होते। उनका अपना यौवन ही उन्हें जनक एवं जननी दोनों का श्रेय प्रदान करने लायक रासायनिक द्रव्य अपने भीतर से ही उत्पन्न कर लेता है और वे स्वतंत्र रूप से एकाकी संतानोत्पादन करते रहते हैं। आर्थ्रोपोडा कीड़ा उस इंसेक्ट वर्ग में आता है। उसकी बिरादरी आए दिन अपना लिंग परिवर्तन करती रहती है। कभी नर कभी नारी के अवयव विकसित होते और बदलते रहते हैं। कहा नहीं जा सकता कि कब तक नर रहेगा और कब तक नारी बन जाएगा, कब उसे पिता कहा जाएगा और कब उसे माता की श्रेणी में गिना जाएगा। उसके साथी ऐसे ही उलट पुलट करते रहते हैं। पति कभी पत्नी बन जाता है और कभी पत्नी पति बनकर अकड़ती फिरती है। यह परिवर्तन कुछ अद्भुत नहीं है क्योंकि उनके भीतर दोनों ही तत्व रहते हैं। थोड़ा प्रतिशत का ही अंतर रहता है जिसे प्रकृति की छोटी सी हलचल ज्वार भाटे की तरह घटा बढ़ा देती है और वे कभी इधर कभी उधर लुढ़कते बदलते रहते हैं। बड़ी जाति की मछलियों में यौन परिवर्तन तो नहीं पर प्रजनन तत्व आसानी से घटाए बढ़ाए जा सकते हैं। बर्लिन के जल जीव शोध संस्थान ने मछलियों में कई प्रकार के विशिष्ट विद्युत प्रकाश देकर उनकी पिट्यूटरी ग्रंथि में पाए जाने वाले स्टिमुलेटिंग और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोनों की मात्रा बढ़ाने में सफलता प्राप्त कर ली है। इस प्रयोग से उन मछलियों में 4 गुनी प्रजनन क्षमता बढ़ी और उनने उसी अनुपात में अंडे दिए। कैटफिश आमतौर से जुलाई और सितंबर के बीच केवल एक बार अंडे देती है। उसे विशेष वातावरण में रखकर और विशेष चारा देकर साल में 4 बार अंडे देने का अभ्यस्त बना दिया गया। प्रोफेसर रिचार्ड गोल्ड स्मिथ ने जिप्सी नोथ पतंगे पर प्रयोग करके उसे नर से नारी और नारी से नर बना देने में सफलता प्राप्त की है। उनका कहना है कि इसमें कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं करना पड़ा। इसमें दोनों ही क्षमताएं विद्यमान थीं। उनके अनुपात को थोड़ा सा घटाने बढ़ाने में ही जरा सा श्रम करना पड़ा है। ऐसा ही प्रयोग फ्रांस के प्रोफेसर बर्नार्ड जेम्स ने ड्रोसोफिला कीड़े पर किया है। वे भी लिंग परिवर्तन के अपने प्रयोगों में पूर्ण सफल रहे हैं। मनुष्यों में इस प्रकार के प्रत्यक्ष परिवर्तन अब बहुत बड़ी संख्या में प्रायः हर देश में सामने आ रहे हैं। नर में नारी के और नारी में नर के यौन चिन्हों का प्रकट, विकसित और परिपुष्ट होना, अस्पतालों में शल्य चिकित्सा द्वारा उनका पूर्ण रूपेण लिंग परिवर्तन होना अब आश्चर्य कौतूहल का विषय नहीं रहा। ऐसी घटनाएं आए दिन समाचार पत्रों में छपती रहती हैं। अब यह मान लिया गया कि ऐसा होना शरीर विकास का एक छोटा सा दिशा परिवर्तन मात्र है, कोई असंभव या प्राकृतिक क्रम का व्यतिरेक या विपर्यय नहीं। अब ऐसी घटनाएं जो अस्पतालों के रिकॉर्ड में दर्ज हैं, हजारों की परिधि को लांघ चली हैं। जॉर्डन लेगले पाल 30 वर्ष की आयु तक एक प्रसिद्ध अंग्रेज लेखक के रूप में विख्यात थे। उनकी अमेरिका में धाक थी। सम्मानित पत्र पत्रिकाओं में उनके लेख छपते थे और इसी आधार पर वे अच्छी आजीविका उपार्जित करते थे। रहस्य प्रकट होने से पूर्व कई वर्ष से वे अनुभव कर रहे थे कि उनका सेक्स बदल रहा है।
वे नर से नारी के रूप में क्रमशः परिवर्तित हो रहे हैं। मूंछों पर पहले सामान्य लोगों की तरह बाल आते थे, बाद में पीछे वे उगने बंद हो गए। वक्ष स्थल पर स्तन उभरने लगे और जननेंद्रिय छोटी होते होते मात्र मूत्र विसर्जन का माध्यम भर रह गई। उन्हें लगने लगा कि भीतर ही भीतर एक नई जननेंद्रिय उभर रही है जो नारी जैसी है। कुछ समय ऐसे ही छिपाए रहने के पश्चात उन्होंने अपनी डॉक्टरी परीक्षा कराई तो विदित हुआ कि वे लगभग पूर्ण नारी की स्थिति में पहुंच चुके। इसके लिए एक छोटा ऑपरेशन करना मात्र शेष है। वह कराया गया और वे सचमुच ही नारी बन गए। अमेरिका के चार्ल्सटन नगर के लोगों ने कौतूहलपूर्वक इस समाचार को सुना और समाचार पत्रों में उनकी चर्चा हुई। बात इतने तक ही समाप्त नहीं हुई। उन्होंने अपना नाम बदला और एक नीग्रो युवक जॉन पॉल सिमोन से अपना विवाह कर लिया। यह विवाह भी बहुत चर्चा का विषय रहा और उसका भरपूर विरोध हुआ, क्योंकि दक्षिणी अमेरिका अपेक्षाकृत रंग भेद की नीति में अधिक कट्टर है और वहाँ गोरी लड़की का काले लोगों के साथ विवाह करने को सामाजिक अपराध माना जाता है। इतने पर भी वह विवाह हुआ और उन्होंने सफल दाम्पत्य जीवन निभाया। इन लिंग परिवर्तित व्यक्तियों के स्वभाव में तो बहुत पहले से ही अंतर आ गया था, पर परिवर्तित यौन उभार पीछे दिखाई पड़े। शल्य क्रिया के पश्चात उनकी स्थिति परिपक्व होती चली गई और वे पिछली आदतों को भूलकर पूर्णतया नर से नारी की आकृति एवं प्रकृति में बदल गए। उन्होंने अपने विवाह किए और सुखी गृहस्थ भोगा। पिछले दिनों एक कमी थी कि ऐसे परिवर्तित लिंग वाले विवाह जोड़े संतानोत्पादन नहीं कर पा रहे थे। अब यह बांध भी टूट गया। कुछ पूर्व चार्ल्सटन दक्षिणी कैलिफोर्निया में जॉन लेग्ले पॉल साइमन्स नामक महिला नर यौन परिवर्तन कराकर नारी बनी थी। उसने विवाह किया, गर्भिणी बनी और संतान को जन्म दिया। इस प्रकार की संसार में यद्यपि यह पहली घटना है, तो भी यह सिद्ध तो हो ही गया कि परिवर्तन उस सीमा तक भी संभव है। यह परिवर्तन क्रम यो रिकॉर्ड में पिछले 50 वर्ष से ही आया है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि भूतकाल में ऐसा होता नहीं रहा होगा। चूँकि यह विषय गोपनीय एवं लज्जास्पद माना जाता है, इसलिए जहाँ ऐसे परिवर्तन हुए होंगे वहाँ छिपा कर रखा जाता रहा होगा। जनखे तो अभी भी हर देश में पाए जाते हैं। भारत में तो उनकी एक बिरादरी ही बन गई है। अरब देशों में भी वे इसी तरह होते हैं। अन्य देशों में वे विन्यास तो नहीं बदलते, पर मन स्थिति एवं आदतें तो अक्सर विपरीत लिंग वालों की तरह होती हैं। नपुंसकों का वर्ग ऐसा ही है। स्त्रियों जैसे वस्त्र आभूषण एवं श्रृंगार किए नाचने गाने का पेशा करने वाले, उसी प्रकार के हाव भाव व्यक्त करने वाले जनखे कहीं भी पाए जा सकते हैं। इनमें से अधिकांश ऐसे होते हैं जो पुरुष वर्ग के थे, पर यौन व्यवधान ने उन्हें स्त्री बना दिया। मुगल काल में उनके बहुत बड़े हरम, जिनमें सैकड़ों बीबियां रहती थीं, यह जनखे उनकी पहरेदारी करते थे। नारियों में भी हर क्षेत्र में ऐसी अनेकों घटनाएं पाई जाती हैं, जिसमें उनकी अधिकांश चेष्टाएं पुरुषों जैसी होती हैं। उनमें से कितनी ही तो मर्दों जैसी पोशाक भी पहनती हैं और उसी ठसक से चलती बोलती हैं। इनमें से कितनों की दाढ़ी मूछ भी निकलती है। समलिंगी मैथुन एवं विपरीत रति का प्रकरण लज्जास्पद एवं अवांछनीय होने के कारण प्रायः पर्दे के पीछे ही छिपा रहता है, पर यदि पर्दे को उघाड़ा जाए तो प्रतीत होगा कि ऐसे नर नारी भी कम नहीं।
जिनकी यौन तृप्ति अपने वर्तमान लिंग से भिन्न प्रकार की चेष्टाओं से होती है। उनके कामुक चिंतन की धुरी प्रायः भिन्न वर्ग के अनुरूप होती है। ऐसे व्यक्तियों के बारे में यह अनुमान लगाया जाता रहा है कि वे पिछले जन्म में दूसरे लिंग के रहे होंगे, अथवा जिस दशा में उनकी मनोभूमि चल रही है उसे देखते हुए वे अगले जन्म तक अपना लिंग बदल लेंगे। वैज्ञानिक विश्लेषण इस स्थिति का यह है कि हर मनुष्य में उभय लिंग के तत्व रहते हैं। सामान्यतया स्वाभाविक रूप में जो जिस संज्ञा का है उसमें उसी प्रकार की आकृति प्रकृति पाई जाती है, पर संभव यह भी है कि भिन्न स्थिति जो प्रायः सुप्त स्थिति में पड़ी होती है क्रमशः जागती और प्रबल होती चली जाए। दोनों तत्वों में से जो बढ़ेगा वह दूसरे को झीना करेगा। लिंग भेद की स्थिति में जो विपरीत कामुक विचारणाएं एवं चेष्टाएं पाई जाती हैं उनका यही कारण है। यह सब अनायास आंतरिक परिवर्तनों एवं उभारों के कारण भी होता है, किंतु यदि कोई चाहे तो संकल्प पूर्वक भी ऐसी विपरीत परिस्थिति में अपने आप को ढाल सकता है, क्योंकि मूलतः हर प्राणी में, हर मनुष्य में दोनों स्तर के तत्व मौजूद हैं। नारी तत्व को रई और नर तत्व को प्राण कहते हैं। एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव, पर जिस प्रकार विद्युत यंत्रों से उनमें परिवर्तन किया जा सकता है उसी प्रकार प्राणियों की शारीरिक व मानसिक स्थिति में भी हेरफेर संभव है। उपरोक्त विवेचन विश्लेषण के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रत्येक प्राणी विशेषतया मनुष्य अपने आप में न केवल अन्य सभी दृष्टियों से वरन लिंग भेद की दृष्टि से भी पूर्ण है। आत्मा पूर्ण से पैदा होती है, इसलिए पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते वाले श्रुति वचन में जिस तथ्य का प्रतिपादन किया गया है वह हर कसौटी पर खरा है। मनुष्य पूर्ण है, उसकी दोनों इकाइयां नर और नारी के रूप में भिन्नता युक्त तो हैं, पर एक दूसरे के लिए आवश्यक, उपयोगी, सहयोगी भी हैं। पर यह कहना उचित नहीं कि एक के बिना दूसरा अपूर्ण है। दूसरे पक्ष की सहायता बिना उसकी आत्मिक या भौतिक प्रगति रुकी पड़ी रहेगी। नारी कला कोमलता का और नर शौर्य साहस का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनकी विशेषता अधिकता जरूर रहती है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि दोनों पक्षों में से कोई ऐसी विशेषताओं से रहित है जिससे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक पूर्णता में बाधा पहुंचती है। नर और नारी तथा नारी और नर परस्पर स्नेह सहयोग से रहें, यह सब प्रकार उचित, सराहनीय है और मानवीय गरिमा के उपयुक्त है। पर किसी को किसी की अनिवार्य रूप से ऐसी आवश्यकता है जिसके बिना गुजारा ही नहीं, सोचना व्यर्थ है।